जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। जो दोपहर में हम लोग बात कर रहे थे उस बात को फिर आगे हम लोग जारी रखते हैं एम.एल. परिहार जी की पुस्तक से। बहुत अच्छी अच्छी बातें सर ने इस पुस्तक में लिखी हुई है। और जो बात कर रहे थे हम लोग लेदर इंडस्ट्री की, चमड़ा उद्योग की, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ऊंची जाति, मतलब जाति तो एक हमारे यहाँ की एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन ऊंची जाति का तमगा लेने के चक्कर में हमने अपने सारे पुश्तैनी काम छोड़ दिए। और जब हमने छोड़ दिए तो सवर्णों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, उन्होंने सारे पुश्तैनी काम सीखे और आज वो बड़े बड़े पूंजीपति बने हुए हैं। तो जिस तरीके से जैसे हमारे लोग काम करते थे, कोई चमड़ा पकाने का काम करता था, चमड़ा उतारने का काम करता था, चमड़े की पॉलिश करता था, तो इस तरीके से मतलब उससे फिर कुछ लोग बैग बनाते थे, कुछ जूता बनाने में माहिर थे, कुछ जैकेट्स वगैरह बनाते थे। तो ये सारे काम जो छोटे छोटे थे ये सब हम लोगों ने करने छोड़ दिए। और फिर इसी वजह से जो अपर कास्ट है वो हम लोग केवल मजदूर बन के रह गए और अपर कास्ट हमारा लगातार शोषण करता चला जा रहा है। आज देखा जाए अगर तो MBA पास एक सवर्ण को जूते की दुकान खोलने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन हमको ये लगता है कि हमारी जाति के साथ में ये चमार वर्ड जुड़ा हुआ है तो हमें चमड़े का कोई काम नहीं करना है, बाकी कोई काम कर सकते हैं। तो ये एक मतलब एक बेवकूफ़ी सी बात है, क्योंकि वो MBA करके भी शू स्टोर खोल लिया है और वो AC लगा करके जूता बेच रहा है, उसको कोई शर्म नहीं है। तो इस तरीके से वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो लेदर टेक्नोलॉजी में उसने डिप्लोमा का कोर्स या इंजीनियरिंग करके आया है। ऐसे ही कोर्सेज देश में बहुत सारे संस्थान कराते हैं जो 10+2 के बाद यानी 12वीं के बाद लेदर टेक्नोलॉजी में, और उसमें भी कई सारे कोर्सेज चलते हैं, जैसे टैनिंग का काम होता है, चमड़े को पॉलिश करने का, चमड़े को साफ़ करने का, फिर चमड़े से बैग बनाने का, जूता बनाने का, कपड़े बनाने का। तो सब ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है जो 10+2 के बाद जो है अगर आप कोर्स करते हैं तो आप उसमें जो है महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये भी कोई आसान काम नहीं है, ये टफ़ है। ये JEE के द्वारा इसमें एडमिशन होता है। तो मतलब कहने का ये है कि हम लोग केवल सरकारी नौकरी के पीछे जो भागते हैं उससे बेहतर है कि एक हुनर अपना जो है, जो हमारा पुश्तैनी हुनर है, खून तो हम लोगों का उसी की वजह से गर्म है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि अलग से हमारे अंदर कुछ खून डाल दिया गया है। ये पुश्तैनी जो धंधा हमारे पुरखे लोग करते थे उसी का ही वजह से इतना बारीक काम और इतना पैना काम था उनका। और जो बारीकी से चमड़े को काटता होगा, साफ़ करता होगा, उसके बाद सिलता होगा, ये बारीकी सब हमारे अंदर जीन्स में ऑटोमेटिकली आई हुई हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि सिर्फ ऊंची जाति के नाम लेने के चक्कर में हमने ये सारा काम जो छोड़ दिया है। तो आप अपने पुश्तैनी जो है, जो हमारा पेशा था, उसमें भी अगर आप अच्छे से अगर पढ़ लिख जाएं, उसकी टेक्नोलॉजी सीख लें, अपडेटेड हो जाएं, नई मशीन्स लगा करके। हमारे पास पूंजी की कमी रहती है, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी से एडवांस हो जाएं तो आप सालाना 2 लाख 3 लाख 4 लाख का पैकेज आपको नौकरियों में मिलता है। और अगर नहीं भी तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो आपको उठा लेती हैं, क्योंकि लेदर के कपड़ों की और लेदर के सामान की डिमांड पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में होती है, और उसका सबसे ज़्यादा जो पूर्ति करता है वो भारत देश है। उसकी एक वजह है क्योंकि भारत में दुनिया भर की गाय भैंसों का 21% और भेड़ बकरियों का 11% अकेले हमारे इंडिया में ही है। और जब सबसे ज़्यादा पशु इंडिया में है तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा चमड़ा का कारखाना भी इंडिया में ही है। तो सरकारी प्रोत्साहन के लिए बहुत सारा पैसा देती है सरकार, पैकेज भी बनाती है, 600 करोड़ रुपए का सालाना का पैकेज सरकार का रहता है। लेकिन हमको ये जो है ये तय करना है कि हम छोटा सा एक टेक्नोलॉजिकल कोर्स करके और किस तरीके से जिस पेशे को हम शर्म के मारे नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं अपना पा रहे हैं, वो काम हम कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आजमगढ़ में हमारे एक भाई हैं, उनका नाम है रमेश, और उनकी जूते की दुकान है। वो लेके आते हैं कच्चा माल जगह जगह से, फैज़ाबाद से, लखनऊ से, कानपुर से लेके आते हैं और फिर उसकी ब्रांडिंग करके फिर वो शॉप पे अपने बेचते हैं और ब्रांडेड भी रखते हैं। तो ब्रांड, उन्होंने मुझे फ़र्क बताया कि ये ब्रांड और अनब्रांड का फ़र्क क्या होता है। जूते बनते तो सब एक ही जगह पे हैं, बस वो थोड़ी सी बारीकी और साफ़ सफाई और इसके हिसाब से वो ब्रांडिंग केवल शूज़ की होती है और इसके अलावा कुछ और है नहीं। और बहुत अच्छी शॉप उनकी चलती है क्योंकि उस पूरे चौराहे में केवल अकेली उनकी दुकान है। और सभी बिरादरी के लोगों को, क्योंकि जूता चप्पल तो हर कोई पहनता है, उसमें जात बिरादरी का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन शू स्टोर खोल के भैया अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और आज भैया ने उससे अपना एक टेंट हाउस खोल लिया है और अब वो थोक के सप्लायर हो गए टेंट के।
तो मतलब मल्टीप्लाई किया। वो कह रहे हैं कि दीदी हम नौकरी के बारे में हम कभी नहीं सोचते, ना हम अपने बच्चों को लगाएंगे नौकरी में। हम ये सोचते हैं कि कैसे हमारा 1 रुपया मल्टीप्लाई होकर के 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया इस तरीके से हो जाए। तो वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने को। एक चमड़े के बिज़नेस से उन्होंने काम शुरू किया, जूता बेचने से, और बहुत छोटी पूंजी लगा करके उन्होंने काम शुरू किया। और आज देखिए वो इसको अपने भाई को लगा दिया है कि जूता वाली दुकान पे उनके बड़े भैया बैठते हैं, वो बेरोज़गार थे, और अब वो टेंट वाला काम देखते हैं पूरा। और उस टेंट वाले काम में उन्होंने कम से कम 15 से 20 बच्चों को एम्प्लॉय कर रखा है, अपने गाँव के रोज़गार दे रखा है। तो उनकी जब उन्होंने नया नया टेंट हाउस खोला था तो उसका उद्घाटन उन्होंने हमारे ही कार्यक्रम से किया था, जब आजमगढ़ में प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद ही उनके दिमाग में ख्याल आया कि दीदी का इतना कार्यक्रम होता है तो क्यों ना मैं एक टेंट हाउस खोल लूँ, तो एक अलग से जो है सपोर्ट भी हो जाएगा, एक सामाजिक कार्य भी हो जाएगा, और मैं मेरा अपना एक पैरेलल एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। तो इस तरीके से उनका अपना बिजनेस भी चल रहा है। और उन्होंने जो बात बोली थी बहुत स्ट्राइकिंग बात थी। उन्होंने कहा था दीदी जब 15-20 बच्चों को मैं अपनी जेब से पैसा देता हूँ ना तो इतना प्राउड फील होता है कि मैंने इन बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया, जो बच्चे शायद दिन भर पत्ते खेल करके, दारू पी करके या इधर उधर करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते। अब वो बच्चे हमेशा तत्पर रहते हैं कि जहाँ पे भी टेंट लगाना होगा। तो अब वो मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने ना, कि इतना बड़ा टेंट कर दिया है कि 3-4 जगह पे एक बार वो शादी का ले लेते हैं ठेका, और उस पे जो है अपने बच्चों को जगह जगह 4-4, 5-5 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके से केवल इंडस्ट्री का फ़ायदा केवल एक अकेले व्यक्ति को नहीं होता है, उससे आप जिन लोगों को रोजगार देते हैं तो आपको भी गौरव महसूस होता है कि आप पे बैक टू सोसाइटी। सरकारी कर्मचारी क्या करेंगे अगर आप बिजनेस करके और अपने बच्चों को, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से दे सकते हो। इसी तरीके से परिहार जी बोल रहे हैं कि बहुत सारी एक जीवन में कथन है जो कहा जाता है ओल्ड इज़ गोल्ड। ओल्ड इज़ गोल्ड का मतलब ये कि जैसे नए तरीके से, जैसे पुराने ज़माने में हम लोग एक जूता खरीद लेते थे, वो सालों चलता रहता था, कोई उसमें ये नहीं होता था कि हमें नया जूता चाहिए। एक चप्पल खरीद लिया तो वो सालों चलती रहती थी, वो चप्पल घिस जाती थी, मम्मी पापा लोग उसमें देखते थे, नीचे पूरा घिस देते, उसको कटिंग कर देते थे कि ये चप्पल फिसले ना, सरके ना, और पहनते चले जाते थे। लेकिन अभी ट्रेंड बहुत तेज़ी से जो है चलन में आ गया है कि जैसे शादी वादी में दूल्हा भी जूता उता पहन लेता था, लेकिन अब दूल्हे का कपड़े का पहले बार तो ट्रेंड बदला है, वो शेरवानी पहनने लगा है, और उसके बाद शेरवानी के साथ उसको जूती की ज़रूरत है, जूते की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ट्रेंड में रोज़ाना नए नए तरीके के जूते जो चल रहे हैं राजा महाराजाओं के स्टाइल के। तो इस तरीके से पुरानी चीज़ों को आप नया टच दे करके आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो। जैसे ज्वेलरीज होती थी पहले, मम्मी लोग जैसे वो गोटा चांदी बोलते हैं उसको, गोटा चांदी का मतलब होता है जिसमें चांदी बहुत कम होती है और बाकी मिक्स्ड मटेरियल होता है, वो बहुत जल्दी काली पड़ जाती थी, तो वो सस्ता भी होता था, तो वो रोड पे मिलती थी, मम्मी लोग खरीद लेती थी, और फिर वो काली पड़ जाती तो उसको फेंक दिया जाता है, ये ठीक नहीं है। लेकिन अब वही ज्वेलरी एंटीक ज्वेलरी बन करके वापस फैशन में आ रखी है। आपने काले काले रंग के झुमके पहन रखे हैं, काले काले रंग का कुछ पहन रखा, तो वो हमारा एंटीक ज्वेलरी है। तो किस तरीके से उसी जो खराब चीज़ था उसको एक नया आइडिया दे करके और बिल्कुल ट्रेंड में ला करके और कर दिया गया है। और वही है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, वो रियली ओल्ड इज़ गोल्ड, वो पुरानी चीज़ें जो थी वो गोल्ड के रूप में जो है आ गई है सामने। और इसी प्रकार से जैसे फर्नीचर वगैरह था, तो पहले राजा महाराजाओं वाले स्टाइल में बड़े बड़े फर्नीचर चलते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे घर में जो पापा जब नौकरी किए तो काफ़ी समय तक तो कुछ था नहीं, क्योंकि पापा पूरे घर भर को सपोर्ट कर रहे थे, चाचा वाचा सब हुआ सब लोगों को ला करके पढ़ाना लिखाना। तो कभी उन्होंने जो है इस तरीके से सोचा नहीं कि मैं कभी फर्नीचर खरीदूँ या कुछ खरीदूँ। तो तखत वखत जोड़ करके हम लोग पूरा परिवार जो है, चाचा मामा सब लोग जो है लंबा लंबा जो है पूरे आंगन में बिछा लेते थे। लेकिन ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, फिर आदमी फर्नीचर खरीदता था तो वो राजा महाराजाओं वाले स्टाइल के बड़े बड़े फर्नीचर एकदम एलिगेंट दिखते थे, वैसे फर्नीचर ले गए। फिर जिस तरीके से परिवार कम होने लगा और फिर बड़े घर की जगह पे छोटा छोटा घर आदमी लेने लगा, तो उतने बड़े बड़े फर्नीचर कैसे ले करके चल सकता है। तो फिर उसको एक्सचेंज में लगा देता था या उसको मार्केट में बेच देता था। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, पापा ने जो पहला सोफ़ा खरीदा था वो इतना मतलब उसकी लकड़ी तो बहुत मजबूत है, वो सोफ़ा आज भी घर में है, लेकिन वो बिल्कुल अलग तरीके का था कि 2 से 3 लोग भी बहुत मुश्किल से उसमें बैठ पाते थे। लेकिन वो था तो था, वो बिनाई वाला चलता था और लकड़ी किनारे किनारे रहती थी, तो वो बिल्कुल था। और उसी में हम लोग बैठ के अपने आप को राजा से कम फील नहीं करते थे कि ये। लेकिन अब उन सब सोफ़ा का जो है चलन बाहर हो गया है। अब तमाम तरीके के नए तरीके के सोफ़े आ गए हैं। तो अब
थोड़ा लाइट वेट बीच में आने लगे थे, लाइट वेट के बाद में मेटल के जो थे फर्नीचर वो चलने लगे, और फिर वापस अब बहुत हल्के फर्नीचर जो है घरों के हिसाब से, फ्लैट्स के हिसाब से बनने लगे। तो किस तरीके से आप टेक्नोलॉजिकली अपडेट करके, जैसे ज्वेलरी का मैंने बताया आपको, फर्नीचर का बताया, चमड़े इंडस्ट्री में किस तरीके से जूते और इस तरीके से नए तरीके से बना करके कर दिया गया। और ऐसे ही जैसे बड़े बड़े ट्रंक होते थे ना जिसमें रजाई गद्दे रखे जाते थे, पुराने कपड़े रखे जाते थे या सर्दियों वाले कपड़े रखे जाते थे, वो सब ट्रेंड धीरे धीरे बाहर हो गया, क्योंकि अपने बेड बॉक्स जो है वो बेड जो है वो बॉक्स वाला आप लोग खरीदने लगे, हम सब लोग खरीदने लगे, तो हमारा काम उसी से हो जाता था। फिर हम लोगों ने ट्रंक जो है वो एक्सपायरी डेट जैसा हो गया, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, अरे बाप रे बाप, जो ट्रंक बना रहे थे उनके लिए तो नुकसान होगा, तो उन्होंने क्या किया, उसको नए तरीके से सजा करके डिजाइनर लुक दे करके किया, तो आदमी अट्रैक्शन में गया और उसको खरीद के लेके चला आया। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है पुराने को आप एक नया रीमॉडलिंग करके आप उसको जो है लेकर के आ सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट कंपनी को देख लीजिए, बंसल ओनर हैं उसके, मिस्टर बंसल, और जब उन्होंने इस कंपनी को शुरू करने के लिए सोची कि ऑनलाइन हम कपड़े बेचेंगे, तो वो ट्रेंड में नहीं था तब, और उन्होंने कहा नहीं हम बेचेंगे, फिर 11-12 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा हम ऑनलाइन कपड़े बेचेंगे। और इस तरीके से जब कोई भी ऑनलाइन कंपनी नहीं थी कपड़ा बेचने की, उस समय उन्होंने उसको शुरू किया, और देखते ही देखते आज उसका जो है मिलियंस डॉलर्स का जो है टर्नओवर है सालाना। तो इस तरीके से एक आइडिया जो है ना, जो मैं कह रही थी, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, वैसे ही आपके अंदर एक आइडिया होना चाहिए, लेकिन आइडिया के साथ साथ केवल आप माँ बाप की पूंजी ना बर्बाद कीजिए, अपने घर की पूंजी मत बर्बाद कीजिए, उसके साथ आपको मेहनत और लगन बहुत आवश्यक है। जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, वो बहुत आपको डेडिकेशन मांगता है। आप कहते हैं कि 1 साल 1.5 साल जो बच्चा लग के तैयारी कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसी प्रकार से बिजनेस में भी आपको लग करके लगातार लगे रहना पड़ता है। ये नहीं है, क्योंकि बिजनेस का कोई भरोसा तो है नहीं, लॉकडाउन हो गया तो सारे बिजनेस ठप हो गए थे, तो ऐसे में आपको लगातार अपनी पूंजी को मल्टीप्लाई करते रहना है। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजिकली और समय के हिसाब से अपडेटेड रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कहते थे पुराना ज़माना चला गया, अब मैं ये देखती हूँ साड़ियों में और कपड़ों में भी देखा जाए कि पुराना फैशन था जो है, साड़ियाँ जो डबल वाली चलती थी बीच में, जो है अलग पल्ला अलग कलर का और साड़ी अलग कलर की, ये बहुत पुराना फैशन माना जाता था। फिर उसके बाद देखे वो बीच में ट्रेंड में आया, फिर गायब हो गया, फिर उसको वापस देख रहे ट्रेंड में आया, और करीब 12-15 साल से वो लगातार ट्रेंड में चल रहा है। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि वो प्रिंटिंग में आने लगा, तो क्या हुआ, पुरानी साड़ियाँ पड़ी थी। अब कपड़ा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कपड़ा कभी सड़ता तो है नहीं, जो जिस तरीके का सूत आजकल बन रहा है, कपड़ा कभी सड़ता तो है नहीं, तो उसको उन्होंने कैसे जो है अपडेट किया कि नए ट्रेंड बना करके 2 साड़ियों को काट दिया, आधा उसका जोड़ दिया, जोड़ के उसमें गोटा लेस लगा दिया, और वो बिल्कुल नई हो गई, चला आया फैशन में। तो किस तरीके से आप पुरानी चीज़ों को आप नया लुक दे करके और अपडेटेड तरीके से किस तरीके से आप चल सकते हैं, क्योंकि जैसे देखा जाए बनारसी साड़ियों का चलन कभी भी बाहर नहीं हुआ, कभी ट्रेंड से बाहर नहीं हुई। हाँ, उनका लुक चेंज होता रहा, बीच में बनारसी, हैवी बनारसी कोई नहीं पहनना पसंद करता था, तो हल्की बनारसियाँ बनने लगी, हल्की बनारसी बननी चाहिए। हथकरघा उद्योग पे इसकी बहुत बड़ी मार पड़ी, मशीन्स बन गई, मशीन का सूत आने लगा, चाइना से सूत आने लगा, तो उससे जो लोकल इंडस्ट्री से लोकल बुनकर थे उनके ऊपर निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ा। लेकिन फिर उन्होंने भी अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपडेट किया, वो मोटी भारी जो है बनारसी साड़ियों की बजाय वो हल्की बनाने लगी। जब हल्की बनाने लगे तो वो कंपटीशन में आ गए कि ठीक है, थोड़ा बहुत नफ़ा नुकसान होगा, थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है प्राइजेज में, लेकिन हम अपडेट करके जैसे आप जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसी तरीके से हम साड़ी का उत्पादन कर रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से आप उसको, जैसे जो एंटीक की बात है, आप कोई भी घर का सामान हो या आपको लग रहा है कि यूजलेस है, आप उसमें कोई नया आइडिया करके आप कैसे उसको सेल कर सकते हो। जो दौर चल रहा है ना वो अट्रैक्शन का है। अभी वो ज़माना चला गया जो ये कहते थे कि बस अरे पुराना इसको फेंक दो। नहीं, अभी पुराना फेंकने वाला नहीं है। बहुत सारे स्टोर्स में, यहाँ तक कि बिग बाज़ार वगैरह जो कंपनीज़ हैं, बिग बाज़ार में भी अगर आप जाएंगे तो आप जा करके देखेंगे पुराने ग्रामोफोन मिल रहे हैं। वो वाला जो रिकॉर्डिंग हम लोग देखते थे बचपन में, वो सीडी वाला चलता था, उसमें कांटा ऐसे रखा रहता था और सीडी घूमती थी तब गाना बजता था, वो सब चीज़ें वहाँ पे जो है देखने को मिलती है। देख करके हंसी भी बहुत आती है। और वो सब जो छोटे छोटे जो हम लोग के गाँव में रोटी रखने के लिए जो हाथ से बुनाया जाता है, बीना जाता है, दौरी बोलते हैं हम लोगों के यहाँ। बड़ी वाली जो होती है दौरी और छोटी होती है उसको कुरुई बोलते हैं, जो जिसमें छोटा दाना वाना रखा जाता है, जैसे भूजा वूजा रखते हैं या फिर रोटी वोटी रखते हैं, थोड़े बड़ा बड़ा। शादी वादियों में लड्डू वड्डू भी रख करके उसमें जाता है। तो ये सब
ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल नए तरीके से, नए तार से उसको बना करके, और कलेवर में वो देखते हैं हम कि बिग बाज़ार वगैरह में रखा रहता है, तो हमें लगता है देखिए इसको गांव में कोई पूछ नहीं रहा है, गांव से शहर में आदमी लाने पे उनको लग रहा है कि मैं ओल्ड फैशन हूँ, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, लोग मेरे घर में ये ना देख लें। वही चीज़ बिग बाज़ार से वो खरीद के ले आएगा 1500, 2000, 3000, 4000 में, बहुत प्राउड फील करेगा, जिसको मार्केट से, अपने लोकल मार्केट से 50 रुपये 60 रुपये में नहीं खरीदेगा। इसी तरीके से सूप वगैरह देख लीजिए, छन्नी वगैरह देख लीजिए, तो सूप वूप को आप ऐसे ट्रेडिशनल मार्केट में मिलता है, कोई नहीं पूछता है, लेकिन वही चीज़ जब बिग बाज़ार में मिलती है तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सजावट के साथ में, बिल्कुल बढ़िया से, तो आप उसको जाके खुशी खुशी वहाँ से खरीद के लाए। यहाँ तक कि मैंने देखा चौका बेलन तक लोग बिग बाज़ार से खरीदने लगे, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो एकदम टेस्ट के हिसाब से, समय के हिसाब से उसको थोड़ा परफेक्शन कर दे रहे हैं, थोड़ा डेकोरेशन कर दे रहे हैं और फिर उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं। यही काम जो युवा बच्चे बेरोजगार हैं, आप इस तरीके का काम, कोई भी इनोवेटिव काम, कोई भी पुरानी चीज़ों को आप संग्रहित करके उससे एक नया आइडिया बना करके, जैसे पुराने आपके पास एल्बम्स वगैरह रखे हैं, उन एल्बम्स को कैसे आप नया कलेवर दे सकते हो कि ये देखिए आप इसको, मैं इसको डिज़ाइन कर दिया, उसका फोटो खींच करके आपने उसको एक, जैसे आजकल चल रहा है बहुत नए स्टाइल का जो एल्बम वगैरह है, उसको उस तरीके से फ्रेम कर सकते हो। या फिर वो पुराना जो चिपका करके फोटो, काले रंग का कार्बन का चलता था एल्बम, जो हम लोग के घरों में अभी भी है, उसमें फोटोग्राफ छोटे छोटे, तो इस तरीके से कोई भी बिजनेस आप टेकअप कर सकते हैं अपने आप को, जो है मतलब जो भी है फैशन में हो या किस तरीके से, जो हम लोग के फिल्म स्टार्स है, हीरो हीरोइन है, उनका जो उस समय का ट्रेंड चलता था, फैशन चलता था, जूड़ा चलता था, उसमें क्लिप्स लगती थी, फ्लावर्स लगते थे, तो किस तरीके से आप उसको जो है सेल कर सकते हो मार्केट में। इस तरीके के छोटे छोटे कोई भी आइडिया लेकर के आप अपनी छोटी सी दुकान कोई भी चला सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अब अगर कपड़ों के बिजनेस की बात करें, वैसे तो ये बहुत डिटेल हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात परिहार साहब ने इस पुस्तक में लिखी है। कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे इस पुस्तक के बारे में, इसका एड्रेस पूछ रहे थे, तो मैं एड्रेस आपको लास्ट में पुस्तक दिखा दूंगी, तो आप इसका एड्रेस नोट करें। बहुत अच्छी बातें कपड़े से संबंधित लिखी है, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत अच्छे से याद है कि हमारे पास जो सबसे बेस्ट कपड़ा होता था किसी शादी में और किसी के घर पहन के जाने में जो होता था, वो हमारे पास स्कूल ड्रेस होती थी। कहीं जाना है तो स्कूल ड्रेस पहन लीजिए, क्योंकि घर में तो हम ऐसे ही पहने रहते थे कपड़े, कभी खाली नेकर मिल गया पहनने के लिए तो थोड़ा बड़े हुए तो थोड़ा शर्ट वर्ट मिल गया, तो ऐसे ही चलता था। और कहीं भी बाहर जाने के लिए होता था तो स्कूल ड्रेस, सफ़ेद रंग का शर्ट और जो नीले रंग का या ग्रे कलर का स्कर्ट चलता था वो पहन लीजिए और चले जाइए, और उसमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती थी, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था। क्योंकि कपड़ा हम तन ढकने के लिए पहनते थे, ज़रूरत के हिसाब से पहनते थे, हम कपड़े को कभी फैशन से जोड़ करके नहीं देखा। और फिर परिहार साहब ने वही बात लिखी है जो हम लोगों ने खुद अपने बचपन में देखी हुई है, कि स्कूल जाते रहते तो वो स्कर्ट घिस जाती थी। जैसे 5th क्लास तक हमारे यहाँ स्कर्ट चलती थी, वो ट्यूनिक वाली, जो ऊपर से ऐसे राउंड चलती थी, ट्यूनिक वाली ड्रेस चलती थी, अंदर शर्ट पहनते थे और ऊपर वो हाफ वाली जो ट्यूनिक ड्रेस चलती थी। फिर 6th क्लास से बोला कि कमर बेल्ट वाली जो है स्कर्ट चलेगी, जो कमर से पहनी जाती है। तो अब इतना पैसा तो होता नहीं था कि वो ट्यूनिक वाली ड्रेस से चेंज करके अब नया जो है ड्रेस जाके खरीद लाएं। तो मम्मी क्या करती थी, घर में ही सिलाई मशीन थी मम्मी के पास, तो उसको क्या करती थी, उसी ट्यूनिक को ऊपर से काट दिया उन्होंने, और जो ऊपर वाला कपड़ा बचा उसी से बेल्ट लगा दी और बेल्ट लगा के उसको जोड़ दिया और हो गया। तो 6th 7th 8th 9th तक हम वही पहन के गए, जब तक कि वो पेट पे टाइट नहीं होने लगी, कि अब ये लगा कि अब नहीं इसको चेंज करना होगा। आराम से पहन के जाते थे। हम अपने साथ के और बच्चों को देखते थे कि वो बहुत अच्छी जो है नई स्कर्ट पहन के आते थे, उनकी बहुत अच्छी फ्रिल्स बनी रहती थी, प्रेस रहती थी, और हमारा वही रहता था, लेकिन हमें कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि हम कैसी फैमिली से निकल करके आए हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कितना चीज़ें, माहौल कितना सारा चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों में परिवर्तन किस तरीके से जो है इस फैशन के नाम पे कपड़े की इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा जो है चेंज आ चुका है। जैसे हम स्कूल ड्रेस पहन के शादियों में चले जाते थे, अपने लोगों के यहाँ चले जाते थे, हमें शर्म नहीं आती थी। लेकिन अब देख लीजिए, मम्मी को देखते थे कि वो मतलब साड़ी है कहीं से कट गई फट गई तो उसमें सिलाई लगा लेती थी, पहन के चली जाती थी। लेकिन अब वो सब चीज़ें नहीं रह गई। अभी क्या हो गया, कपड़ा ज़रूरत नहीं है, कपड़ा जो है हमारे एक पार्ट ऑफ फैशन बन गया। पार्ट ऑफ फैशन का मतलब है कि आप उसको फैशन के रूप में देखने लगे। कपड़ा फटता तो है नहीं, कपड़ा फटता नहीं कहते हैं, पुराना हो गया है, पुराना हो गया, अब ये नहीं पहनेंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात बताऊं, मैं लखनऊ में थी अपने घर पे, 1 महीना पहले की, तो मेरी भाभी, मुझे लगता है कि 5 साल से मैं देख रही थी उनको वही गाउन पहन के, भैया भी देखते होंगे। तो उस दिन पता नहीं क्या दिमाग में भैया क्या आया, क्या है वंदना, थोड़ा जो है नया गाउन खरीद लो, कितने साल पहनोगी इसको। मतलब फिर वही कहने गए ना कि कपड़ा अब
फैशन बन गया है, ज़रूरत नहीं रह गया। वो कपड़ा कहीं से फटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे बस आदमी देखते देखते बोर हो गया, पुराना हो गया तो नया जा करके गाउन खरीद लीजिए। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि सोच में इतना तेज़ी से बदलाव आएगा। जैसे मेरे पापा अभी भी अगर उनका पैंट का सिलाई खुल जाता है, तुरपाई खुल जाती है, तो वो खुद अपना मोटी सी सुई रखे हैं। पापा 75 ईयर्स के हो गए, लेकिन वो अभी भी बैठ के अपना जो है पैंट वैंट सिल लेते हैं। आप उनको कभी भी आप घर में आएंगे तो आप उनको देखेंगे, अगर उनकी पैंट के पास नज़र का चली गई तो आपको अलग से दिखाई दे जाएगा पापा के हाथ की सिलाई की हुई वो पैंट अपना पहन रहे। वो कपड़ा कभी भी रिटायर अभी भी नहीं करते, कहते क्या बुरा है इसमें, क्या बुरा, हम नया कपड़ा खरीद के उनको देंगे। तो जैसे नहीं वो लगाव है कि क्या ज़रूरत है इसको लाने की, ये तो मेरा काम चल ही रहा था ना, इससे क्या ज़रूरत है पैसा बर्बाद करने की। तो वो एक्चुअली जो बोलते थे ना पैसा बर्बाद करने की, ये बात हम लोगों को अब समझ में आ रही है कि हम घर में कपड़ों का लॉट लगा हुआ है, बिल्कुल रखने की जगह नहीं है, सोफे पे, मेज पे, कुर्सी पे, हर जगह कपड़ा फैला हुआ है। और परिहार साहब इस बात को एकदम बहुत अच्छे से लिख रहे हैं कि पहले हाथ से कपड़े हफ्ते में 1 दिन धोए जाते थे, अब वॉशिंग मशीन आ गई है तो हफ्ते में 1 दिन नहीं धोए जा रहे हैं, डेली वॉशिंग मशीन चल रही है, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आपने एक बार पहना फिर आपको धुलना है तो वो चल ही रही है, तो दिन रात वो घर 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 चलती चली आ रही है। मतलब इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है पापा की पीढ़ी से ही, केवल हम लोगों की पीढ़ी तक, और अब हम लोगों की पीढ़ी से हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक कितना परिवर्तन हो गया है कि वो कपड़ा ज़रूरत के हिसाब से नहीं, फैशन के हिसाब से पहनते हैं। कि शादी हुई घर में ही, अगर एक शादी हुई है तो पता चला दूसरी शादी में वो कपड़ा पहनना नहीं है। और स्पेशली लेडीज़ के साथ में तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये साड़ी तो उनके यहाँ पहन के गए थे ना एक बार, तो अब दोबारा पहन के नहीं जाएंगे। एक कपड़ा एक जगह पे अगर पहन के गए तो दोबारा उस जगह पे नहीं पहन के जाएंगे। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ फैशन, हाँ, मतलब बना दिया उन्होंने कि चलन में कर दिया है कि नहीं शादी हो रही है तो नया कपड़ा ही पहनना है। तो पता चला पूरे घर बार के कपड़े। गाँव में भी हम लोगों ने ये देखा, मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, अपने गाँव में जाते थे तो दूर दूर तक कोई कपड़े की दुकान नहीं दिखती, एक्चुअली नहीं दिखती थी। परिहार साहब भी इस बात को लिख रहे हैं, नहीं दिखती थी। और हम लोग जैसे हम जीन्स भी पहनते थे, स्कर्ट भी पहनते थे, लेकिन गाँव आमतौर पे मैंने देखा था कि वो सलवार कुर्ता ही पहन के रहती थी और हम लोग बड़ा अजीब तरह से देखती थी। मेरे एक तो बाल भी छोटे थे तो मुझे ज़्यादातर लोग बाबू बाबू बोलते थे। बाबू का मतलब होता है लड़का, बाबू का मतलब लड़का। तो बचपन से ही जैसे जाते थे तो पापा ज़्यादातर टाइम पे पैंट बुशर्ट ही मुझे पहना करके रखते थे। छोटे पे वही स्कूल ड्रेस पहन के जाते थे, हाफ पैंट और शर्ट, और फिर थोड़े बड़े हुए तो थोड़ा फुल पैंट और शर्ट। तो इस तरीके से चलता था ट्रेंड। और फिर अब जाती हूँ तो अब देख रही हूँ कि काम तो औरतों का बदला नहीं, काम तो वही अभी भी वो कर रही है, चूल्हा भी पोत रही है, बर्तन भी धुल रही है, बाहर गोबर उठा रही है, खेत में काम कर रही है। लेकिन हाँ, उसके कपड़े का सेंस जो है, ड्रेसिंग सेंस जो है वो चेंज हो चुका है। अब वो जीन्स पहन करके वो काम कर रही है, जीन्स पहन रही है, शर्ट पहन रही है, वो पहन रही है, वो प्लाजो पहन रही है, ऊपर से टॉप पहन रही है, टी शर्ट पहन रही है, और उसके साथ में वो वही काम कर रही है। मतलब कहने का ये है कि जो चीज़ें जो मार्केट में पहले दिखता नहीं था वो अब उन लोगों ने सोचा कि कैसे इसको हम लोग गाँव तक पहुँचाएं। कपड़े का रेट भी पहले से काफ़ी कम हो गया है और फिर वो धीरे धीरे उसने गाँव देहात की तरफ भी पैर पसार लिया और आज फिर वही संवर्णों का पूरा कब्जा जो है दुकानों पे पूरा हो गया है। और किस तरीके से उन लोगों ने, हम लोगों के लोग जो खाने के मोहताज लोग हैं, उनके यहाँ भी अगर शादी होती है तो जाने कितने हज़ारों का कपड़ा खरीदा जाता है। तो इस तरीके से कपड़े का जो है फैशन जो चल रहा है, इस तरीके से घरों में कपड़ों का पूरा भंडार लग गया है। लेकिन अगर इतिहास में आप जाके देखें तो सूत बुनने का काम, सूत काटने का काम, कपड़ा बनाने का काम ये हमारा था, हमने ही इसको शुरू किया था। हम मेहनत से जो है कपास से जो है सूत बनाते थे, रुई से जो है धागा बनाते थे, सूत बनाते थे, और फिर सूत से फिर उसको चरखे पे काटते थे और काट के फिर हमने उसको जो है कपड़े में बनाते थे। और फिर उससे वो ऊंची जाति के लोगों, हमारे पास कपड़े, हमारा तन नंगा ही रहता था, लेकिन ऊंची जाति के लोगों को बदन ढकने का कपड़ा जो है मेहनत से बुनाई करके हम देते थे। लेकिन आज देख लीजिए क्या हो गया, आज उसने उसको भी, हमारे इस हुनर को भी अपना लिया है। और हमारे बहुत सारे साथी की आउट ऑफ फैशन हो गया, क्या हम इस इंडस्ट्री को लेके चलेंगे, और उन्होंने इसको पूरा हाईजैक कर लिया है, पूरा टेक ओवर कर लिया है और वो आराम से पैसा कमा रहे हैं। तो किस तरीके से आप देखिए कि जैसे दवाइयों की होती है तो एक्सपायरी डेट, लेकिन कपड़ों का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। तो अगर आपके अंदर हुनर है तो आप बहुत छोटी पूंजी से कपड़े का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इस वार्ता को कल फिर जारी रखेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी पुस्तक डॉक्टर एम एल परिहार जी की है। आप सबसे विनती है कि इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िए। और इसको आप, हाँ, अमेज़ॉन पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये बुक अवेलेबल है।
और इनकी एक दलित कौड़ी से करोड़पति पुस्तक भी बहुत अच्छी है। ये वाली पुस्तक मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। ये देखिए, इसका एड्रेस दिया हुआ है। जो लोग साथी को एड्रेस चाहिए था, मैं सामने आपको एड्रेस दिखा दे रही हूँ ताकि से आप इस पुस्तक को खरीद लीजिए। डॉक्टर साहब से मंगवा भी सकते हैं फ़ोन से सीधे बात करके। डॉक्टर साहब का नंबर भी इसमें साथ में जो है आपने प्रिंट करवाया हुआ है। तो इस तरीके से छोटा छोटा बिजनेस किस तरीके से आप कौन कौन से आइडिया से आप कर सकते हो, डॉक्टर साहब की पुस्तक से बहुत अच्छे से पता चलता है। और एक बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है जो बता रहे हैं कि किस तरीके से फैशन का पार्ट बना करके हमारी जेबों के अंदर एकदम सेंध लगा दी है। एक छोटा सा मैं उदाहरण और दूंगी, जैसे मैं दौरी का बता रही थी जो गांव में हाथ से बुनी जाती थी, और ये गन्ने के, स्पेशली गन्ने का जो निकलता था, जो भी बोलते हैं उसको, उससे बिल्कुल केन से जो बनाई जाती थी, वो बहुत अच्छी लगती थी, बहुत खूबसूरत लगती थी। लेकिन वो एकदम क्योंकि वो गांव के लोग बनाते हैं इसलिए वो कभी हम खरीद के नहीं लाते, लेकिन वही बिग बाज़ार में मिल रहा है तो हम खरीद के ला रहे हैं। इसी तरीके से हमने देखा छोटी छोटी डलिया जो होती है जिसमें आप फ्रूट्स रखते हो, वो आप ऐसे लोकल में जो बेचारे फेरी वाले लेके घूमते हैं उनसे नहीं खरीदते, लेकिन वही अगर वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे एकदम कलर्ड और फ्लेवर्ड तरीके से दिखाई जाती है तो हम जाकर के उसको वहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं। या फिर हम वही चीज़ बिग बाज़ार से जो 50 रुपये 40 रुपये में लोकल मार्केट में मिल सकती है, उसके लिए हम जाके वहाँ पे 200 300 400 500 रुपये खरीद के लाते हैं। और मुझे बहुत हंसी आती है कई बार कि हमने बहुत सारी इयरिंग्स वगैरह को भी देखा है कि वो वही ब्लैक वाला, ब्लैक मेटल में जो काला पड़ गया है, जिसको कोई नहीं खरीद रहा है, हाँ, वो मम्मी का अगर होगा तो बोलेंगे नहीं यार पुराना है, आउट ऑफ फैशन है। लेकिन वही सेम चीज़ अगर आपको बिग बाज़ार में मिल रहा है तो यू आर रेडी टू पे फॉर इट। आप उसको बहुत आराम से खुशी खुशी उसका लिए ऊंचा दाम पे करने के लिए तैयार रहते हो। तो इस तरीके से अपने पैसे को सुरक्षित रखिए, क्योंकि जो समय चल रहा है ऐसे में आपको बचत की आदत डालनी चाहिए। खर्च तो आप बहुत तेज़ी से कर रहे हो, आपको कपड़ा पसंद आया, ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको बस खरीदना है, इसलिए आप गए, बस चले गए, खरीद के लेके चले आए। कोई भी सामान है आपके घर में यूज़ है कि नहीं है, आपको अच्छा लगा, अच्छा मार्केट चलो लेके चले आए, चादर अच्छी लगी, अच्छा चलो लेके चले आए। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों पे पैसा जो फिजूल खर्ची करते हो, उस पैसे को आप बचाइए और बचा करके अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कीजिए। क्योंकि आने वाले समय में सरकार जिस तरीके से नौकरियां ख़त्म कर रही है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए भविष्य बहुत अंधकारमय होने वाला है। तो शेष चर्चा सुबह जारी रहेगी, नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेटवर्क अगर सही आएगा तो कल सुबह फिर मुलाकात होगी। और मैं एक विनती और करूँगी कि अगर आपको ये वीडियोस ठीक लगते हैं तो आप इसको ज़रूर शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक नहीं चलाना जानते हैं। तो अगर आप इसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों तक इसका बेनिफिट भी आप प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उनको दे सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों को। जय भीम, नमो बुद्धाय।